हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पढ़ने वाले हैं समावता का। हालांकि मैंने समावता आपको 11th क्लास के लिए पूरी ख़त्म कर दी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि संरचनात्मक समावता क्या होता है, ठीक है, संरूपण समावता क्या होता है, ठीक है, ज्यामितीय समावता क्या होता है, ये सब अपन लोग सीख चुके हैं अच्छे से। समावता की परिभाषा सीख चुके हैं। फिर अपन ने कैटेगराइज किया था, याद करो आप, संरूपण समावता, प्रकाशीय समावता, ठीक है ना, इस तरीके से किया था। विन्यास, संरूपण, विन्यास के अंदर दो पार्ट थे, ज्यामितीय और प्रकाशीय। तो आज अपन बात करेंगे बेटा प्रकाशीय समावता की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पूरा त्रिविमीय में सोचना पड़ेगा, 3D में सोचना पड़ेगा। अगर आपके व्यूज बहुत क्लियर होंगे, अगर आप 3D में सोच पाते होंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होगा। अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है, लेकिन विश्वास रखो, मैं आपको सोचना पे मजबूर कर दूंगा और आपको सोचना सिखा दूंगा किस तरीके से सोचना है। ये काम तो मेरा है, आपका काम नहीं है। मेरे को सिखाना है, आपको सीखना है ना। मेरे को बताना है आपको कि कैसे त्रिविमीय में सोचना है, कैसे नहीं सोचना, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपन अपना फ्रेश टॉपिक एकदम, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाशीय समावयवता, जिसको इंग्लिश में बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI, है ना, शॉर्ट में OI लिखेंगे इसको बहुत सारी जगह पर अपन, प्रकाशीय समावयवता या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपन प्रकाशीय समावयवता के लिए क्या पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि परिभाषा क्या होगी इसकी, ठीक है। पीछे समावयवता वाली बात जुड़ी हुई है बेटा, तो समावयवता की परिभाषा तो पूरी की पूरी कॉपी हो जाती है, लेकिन प्रकाशीय समावयवता किसका पार्ट था, त्रिविम समावेवी का पार्ट था। तो मैं चालू ही त्रिविम समावेवी से करूंगा। पुरानी परिभाषाओं को याद करो। त्रिविम समावयवता की परिभाषा बताई थी कि ऐसे समावेवी दो भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, भिन्न यौगिक की बात करिए लेकिन जिनका अणुसूत्र समान है, संरचना भी समान है, उनको त्रिविम समावेवी बोलते हैं। उसके अंदर वाली बात है हमारे प्रकाशीय समावयवता की। तो ऐसे त्रिविम समावेवी जो समतल ध्रुवीय प्रकाश, समतल ध्रुवीय प्रकाश मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे त्रिविम समावेवी जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के सापेक्ष भिन्न व्यवहार रखते हैं और रूम तापमान पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो पाते, उनको प्रकाशीय समावेवी बोलते हैं। देखो लिख के बताता हूं मैं आपको। ऐसे त्रिविम समावेवी जो समतल ध्रुवीय प्रकाश, इंग्लिश में भी लिख के बता रहा हूं मैं आपको। समतल ध्रुवीय प्रकाश का मतलब क्या है बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन PPL, है ना। और अपन मैक्सिमम तौर पे PPL का ही मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं समतल ध्रुवीय प्रकाश भी कम बोलना चालू करूंगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी नहीं बोलूंगा, मैं PPL बोलूंगा, क्योंकि मेरा टाइम बचेगा और आपका भी बचेगा। ऐसे त्रिविम समावेवी जो समतल ध्रुवीय प्रकाश के सापेक्ष भिन्न व्यवहार रखते हो एवं रूम तापमान पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित ना होते हों, उन्हें प्रकाशीय समावेवी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, प्रकाशीय समावेवी कहते हैं। बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बेटा, समतल ध्रुवीय प्रकाश यानी कि PPL। PPL के सापेक्ष हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यौगिकों का भिन्न व्यवहार होना चाहिए बेटा, भिन्न व्यवहार वाली बात करिए मैंने। और रूम तापमान पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकते। ऐसी बात मैंने ज्यामितीय समावयवता में भी बताई थी कि रूम तापमान पर वो एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि वो विन्यास समावेवी थे। और प्रकाशीय समावेवी कैसे होते हैं, विन्यास समावेवी होते हैं, इसलिए रूम तापमान पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकते। वो घूर्णन प्रतिबंधन इकाई होने के कारण नहीं हो पा रहे थे, और ये PPL के सापेक्ष भिन्न व्यवहार की वजह से नहीं हो पा रहे, इसलिए इसको क्या बोला बेटा, प्रकाशीय समावेवी बोला है, ठीक है। अब प्रकाशीय समावयवता पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली जानकारी दे रहा हूं मैं आपको किरेल केंद्र के बारे में। एक नया टर्मिनोलॉजी, एक नया टर्म सिखा रहा हूं मैं आपको, किरेल केंद्र, उसको सीखते हैं। आओ इधर हेडिंग लगाएंगे बेटा बढ़िया से, किरेल केंद्र, ठीक है। किरेल केंद्र को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश भी सीखना और हिंदी भी सीखना, ठीक है।
कायरल सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बोलते हैं किरेल केंद्र को, ठीक है। ये ऐसा केंद्र है बेटा, ये ऐसा परमाणु होगा, ऐसा केंद्र होगा जिससे जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं, जिससे जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं कैसी होगी बेटा, भिन्न होंगी। तो उस केंद्र को, उस परमाणु को क्या बोलूंगा मैं, किरेल केंद्र बोलूंगा, या फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, असममित केंद्र बोलूंगा, या फिर क्या बोलूंगा, त्रिविम केंद्र बोलूंगा, या फिर स्टीरियोजेनिक केंद्र बोलूंगा। बात समझ में आती है। तो यहां पर अगर इसकी परिभाषा की बात करूं तो ऐसा केंद्र जिससे जुड़ी हुई चार संयोजकताएं भिन्न होती हैं, उसे किरेल केंद्र कहते हैं। हाँ, चारों संयोजकताएं भिन्न होगी, उसको किरेल केंद्र कहेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारे लिए। दूसरी बात क्या है, लोन पेयर को एक अलग समूह माना गया है। मैंने ज्यामितीय समानता में भी आपको बताया था कि लोन पेयर को भी एक भिन्न समूह माना जाता है। लोन पेयर को भिन्न समूह माना जाता है, इस बात को अपन मान के चलेंगे, है ना, कि लोन पेयर को एक भिन्न समूह माना जाता है। अब देखो कहना क्या चाहता हूं, जैसे मान लो ये कार्बन लिखा A B C D, इससे चार मैंने भिन्न संयोजकता जोड़ दी। तो चार भिन्न संयोजकता जोड़ने के बाद ये जो कार्बन है हमारा, ये जो केंद्र आया, इस केंद्र को क्या बोलूंगा बेटा, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ फिर सबकी हिंदी कर दूंगा। इसी को कायरल सेंटर बोलते हैं, इसको असिमेट्रिक सेंटर बोलते हैं, इसी को बेटा स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। कायरल सेंटर का मतलब है किरेल केंद्र, असिमेट्रिक सेंटर का मतलब है असममित केंद्र, और स्टीरियो सेंटर का मतलब है त्रिविम केंद्र। और क्या बोलते हैं बेटा इसको, और इसको बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक केंद्र भी बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो किरेल केंद्र आ रहा है वो हमारा कार्बन है, तो उसको किरेल कार्बन भी बोल सकते हैं। और कोई भी केंद्र जो किरेल होगा उसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्टार लगा के डिनोट करते हैं, एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं। अपन ने स्टार देखा है, अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड में भी होता है स्टार, और हमारे मोबाइल के उसके में मोबाइल में भी होता है स्टार। तो ये स्टार जो लगा रखा है मैंने, ये सितारा जो लगा रखा है, एस्ट्रिक जो लगा रखा है, इससे हम लोग किरेल केंद्र को डिनोट करते हैं। किरेल केंद्र के ऊपर ये लगा देते हैं, जहाँ पे किरेल केंद्र होगा वहाँ हम उसको स्टार से डिनोट करेंगे। मुद्दा क्या है, जो परमाणु या जो केंद्र हम ले रहे हैं उससे जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं भिन्न होनी चाहिए, तो ही जाके हम उसको किरेल केंद्र बोल पाएंगे। किरेल केंद्र प्रकाशीय समवर्तता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। अगर किरेल केंद्र आपको नहीं पता चलेगा तो आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे, ये ध्यान से सुन लेना। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा जिसमें आपको किरेल केंद्र की गणना करना सिखाऊंगा, किरेल केंद्र पहचानना सिखाऊंगा, किरेल केंद्र में क्या क्या संभावना बन सकती है, कब वो किरेल केंद्र होगा, कब वो किरेल केंद्र नहीं होगा, सारी बातें बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ये करवाया, दूसरा एग्जाम्पल मैं एक और करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम लिखा हुआ है, आप इसको देख के बताओ क्या ये किरेल केंद्र होगा क्या। अब इसमें से अपन को ढूंढना पड़ेगा जिससे जुड़ी हुई चार संयोजकता होगी, उसके बारे में ही बात करेंगे। इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के बारे में बात है। नाइट्रोजन में देखो तीनों की तीनों संयोजकता अलग है और चौथा लोन पेयर भी अलग है, यानी कि ये भी हमारा कैसा है बेटा, किरेल केंद्र है। और देखो अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम और यहाँ पर दो लोन पेयर लगा दूँ, तो यहाँ पर देख के बताओ क्या चारों संयोजकताएं भिन्न है क्या। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम तो भिन्न है बेटा, लेकिन दो लोन पेयर समान आ रहे हैं, यानी कि ये हमारे लिए किरेल केंद्र नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपसे कोई किरेल केंद्र पूछे कितने आएंगे तो मैंने लिख दिया 0 आएंगे, यहाँ पर ये किरेल केंद्र नहीं होगा। फिर और देखो और एग्जाम्पल देखते बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, यहाँ पर मैंने Me लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। देख के बताओ क्या ये किरेल केंद्र है क्या। बिल्कुल ये किरेल केंद्र है हमारे लिए। कितने किरेल केंद्र आ रहे हैं, एक किरेल केंद्र आ रहा है। नाइट्रोजन से जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं कैसे आ रही है बेटा, भिन्न आ रही है। आओ और प्रैक्टिस करते हैं बेटा किरेल केंद्र की। ये परिभाषा आपने पोज करके लिख ली होगी बेटा, है ना, पोज करके ही लिखना है आपको। ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पोज करके ही लिखना है चीज़ों को, ठीक है। 4 एग्जाम्पल हो गए बेटा, 5वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की कमी नहीं होगी, खूब सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको पता ही है मैं खूब सारे एग्जाम्पल कराता हूँ, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सीजन से जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं भिन्न बेटा, ये भी क्या होगा आपके लिए, किरेल केंद्र होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूँ, फिर अभी मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिख दूंगा, आपको उसमें किरेल केंद्र की गणना करनी होगी। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे मेथिल,
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम। अब मुझे देख के बताओ क्या यहाँ पे कोई किरल केंद्र मौजूद है क्या? मैंने क्या बोला आपसे कि किसी भी केंद्र से जुड़ी हुई 4 संयोजकताएं भिन्न होनी चाहिए। अब 4 संयोजकता की बात कर रहा हूँ तो एक sp3 वाली बात भी कर लेता हूँ, मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है हमेशा sp3 हो, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप sp3 वाली चीज़ देख लो, अगर कहीं पे sp3 परमाणु लगा हुआ है तो उससे 4 संयोजकता भिन्न होगी तो वो किरल केंद्र होगा। क्या ये sp2 है या sp3 है? सॉरी, sp3 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ये sp2 है या sp3 है? sp3 है बेटा, सॉरी sp2 है बेटा, sp2 है, लेकिन यहाँ पर 3 ही संयोजकता लगी हुई है, चौथी संयोजकता है ही नहीं, तो यहाँ पे किरल केंद्र की बात करूंगा तो किरल केंद्र होगा ही नहीं। यहाँ पे कितने किरल केंद्र आएंगे? 0 किरल केंद्र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 संयोजकता भिन्न है ही नहीं, ना तो इस कार्बन पे, ना इस कार्बन पे, ना इस मेथिल पे। मेथिल पे 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं, आपको पता है। मुझे चारों संयोजकता भिन्न चाहिए, ठीक है। और देखो, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं फॉस्फोरस लोन पेयर, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी समूह लगा दिए। अब इसको देख के बताओ क्या इसमें किरल केंद्र है क्या? बिल्कुल किरल केंद्र है बेटा। लोन पेयर को एक अलग समूह माना गया तो ये भी किरल केंद्र की तरह काउंट होगा। और देखो, देखते रहो, फॉस्फोरस, यहाँ पे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, यहाँ पे ट्रीटियम। यहाँ पर देख के बताओ यहाँ पर किरल केंद्र है क्या? मैंने आपसे sp3 वाली बात की, ये बिल्कुल किरल केंद्र होगा। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम अलग है और ऑक्सीजन एक समूह अलग जुड़ा हुआ है। अब आपके मन में एक शंका आएगी कि सर द्विबंध आ रहा है तो ये तो sp2 होना चाहिए। भैया मैं आपको बता दूं कि फॉस्फोरस का भले ही, ऑक्सीजन का भले ही पी पाई यूज हुआ हो, लेकिन फॉस्फोरस का डी पाई यूज हुआ है, तो पी पाई डी पाई बंध है। ये जो यहाँ पे पाईबंध लगा हुआ है, ये पी पाई डी पाई की वजह से बना है, ना कि पी पाई की वजह से। अगर ये पी पाई की वजह से बना होता तो ये sp3 नहीं sp2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसका डी कक्षक इस्तेमाल हुआ है इस पाईबंध को बनाने के लिए, इसलिए इस फॉस्फोरस का अभी भी संकरण अगर आप निकालना चाहोगे तो कितना आएगा? sp3 निकल के आएगा, आप चेक कर लो भले, ठीक है। और देखो, और एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर आप मुझे बताओगे। यहाँ पे मैंने इस ऑक्सीजन को 18 वाला कर दिया, ठीक है। यहाँ से फिर से एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, अभी हाइड्रोजन है अलग समूह, ड्यूटेरियम है अलग समूह, ये वापस वही वाली बात है, पी पाई डी पाई, वापस वही द्विबंध पी पाई डी पाई वाला बन रहा है। यानी कि इस सल्फर का अगर संकरण पूछूं आपसे तो संकरण तो sp3 निकल के आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये देखो, ये समूह अलग है, ये समूह अलग है, ये समूह अलग है, और ऑक्सीजन 18 अलग है। यानी कि यहाँ पर एक और बात निकल के आ रही है बेटा, इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या निकल के आ रही है कि भैया अगर समस्थानिक लगे हों तो समस्थानिकों को भी अलग अलग समूह मानना है। यहाँ पर लिख लेंगे, समस्थानिकों को अलग समूह मानना है या भिन्न समूह मानना है। तो यहां से कितने समूह जुड़े हुए हैं बेटा? 4 भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, यानी कि ये सल्फर हमारे लिए क्या है? किरल केंद्र है। बताओ ये किरल कार्बन है क्या? नहीं, ये किरल कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन किरल नहीं है बेटा, यहाँ पे सल्फर किरल है, इसलिए किरल केंद्र है, ना कि किरल कार्बन। बात समझ में आई? किरल कार्बन और किरल केंद्र में फर्क समझना सीखो। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछ लेता है कितने किरल कार्बन है, तो बच्चा किरल केंद्र आंसर में लिख आता है। अगर वो पूछे किरल केंद्र तो उसमें सारे के सारे परमाणु आएंगे। अगर किरल कार्बन पूछ रहा है तो केवल कार्बन पे आपको गौर करके देखना है। बात समझ में आई? 9 एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिए। अभी भी मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ, तो वो सिखाना क्या चाहता हूँ वो देखो। नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम। यहाँ पर अपन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ड्यूटेरियम लगा है, लोन पेयर लगा है, ये अलग समूह लगा है, ये तो किरल केंद्र होगा। लेकिन ये लोन पेयर बेटा अनुनाद में जा रहा है, और जैसे ये लोन पेयर अनुनाद में जाएगा तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ द्विबंध बनाएगा। मैं आपको इसकी अनुनादी संरचना बना के बताऊं तो अनुनादी संरचना किस तरीके से बनेगी? O-, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ड्यूटेरियम। तो नाइट्रोजन ने इसके साथ द्विबंध बना लिया, लेकिन इसका मतलब इस नाइट्रोजन का संकरण कितना है बेटा? sp2 संकरण है, और मैं sp3 की बात कर रहा हूँ। यदि लोन पेयर अनुनाद में जाता है तो उस समय वो किरल केंद्र में शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा शामिल? क्योंकि अब वो लोन पेयर रहा ही नहीं, वो तो अनुनाद में चला गया, तो वो कैसे शामिल हो सकता है? बात समझ में ही? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10वें नंबर के एग्जाम्पल में कितने किरल केंद्र मौजूद है, तो आप क्या बोल के आओगे बेटा? 0 किरल केंद्र मौजूद है। यहाँ पे कोई किरल केंद्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटा अनुनाद में चल गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल से एक और बात समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लिख दिया और यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे ही बच्चा देखता है सर ये कार्बन है, इससे ब्रोमीन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर चला और इधर चला,
अगर मैं दोनों तरफ चलता हूँ, चाहे मैं इधर से तोड़ के चलूँ, ठीक है, चाहे मैं इधर से तोड़ के चलूँ, दोनों ही तरफ से तोड़ने पर आप मुझे बताओ कि चीज़ें समान आ रही नहीं आ रही, है ना। मेरे यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, नीचे क्लोरीन लगा है, इधर मैं हूँ, इधर ब्रोमीन लगा है, ऊपर की तरफ क्लोरीन नीचे की तरफ लगा है। अब मैं इधर से इस तरफ चलूँ, चाहे इधर से इस तरफ चलूँ, पहुँचूंगा तो क्लोरीन की तरफ, यानी कि ये दोनों के दोनों समूह कैसे हैं बेटा, सेम समूह आ रहे हैं। अगर किसी ने इसको किरल केंद्र की तरह माना तो वो बेवकूफ़ है, ये किरल केंद्र नहीं है, क्योंकि यहाँ से दो संयोजकताएं समान आ रही है। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, मैं इधर चला और मैं इधर चला, दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं बेटा, सेम समूह आ रहे हैं, और मुझे 4 भिन्न समूह चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे किरल केंद्र की गणना करवाऊँ तो कितने आ रहे हैं, 0 आ रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया। अब यहाँ पर किरल केंद्र बताना है, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर किरल केंद्र बताना है तो ब्रोमीन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर चलूंगा और इधर चलूंगा तो अब फर्क है। यहाँ से चला, ये कार्बन आया, फिर ये कार्बन पे क्लोरीन लगा है, जबकि ये कार्बन आया, इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, इस पे भी हाइड्रोजन लगा है, फिर क्लोरीन आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, अलग है। इसी प्रकार से क्लोरीन के यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर चलूंगा और इधर चलूंगा तो यहाँ से दोनों समूह अलग लगे हुए हैं, यानी कि ये भी किरल केंद्र है बेटा और ये भी किरल केंद्र है। बाकी कोई भी कार्बन किरल केंद्र नहीं होगा इसके अलावा, क्योंकि सब पे 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। मुझे 4 भिन्न संयोजकताएं चाहिए, तो यहाँ पे अगर किरल केंद्र की काउंटिंग पूछूं तो कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है। अब यहाँ पे मैंने 12 तरीके के एग्जाम्पल कराए, 12 भिन्न तरीके के एग्जाम्पल कराए। बाकी अब आपको खुद को ट्राई करना है, मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको खुद को उसमें बताना है कि कितने किरल केंद्र होंगे, तभी हम आगे प्रकाशीय समावता की बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे यार, सीधी बात है ना। 13 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहाँ पे। आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। पोज करो, ट्राई करो, पोज करो, ट्राई करो। चलो पहले इतने ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। 13, 14, 15 बेटा पोस्ट करके ट्राई करो आप। 13, 14, 15 पोस्ट करके ट्राई करो। 13 वाला आपने ट्राई किया होगा, इन सभी पे तो 2-2 हाइड्रोजन लगे हैं बेटा, लेकिन आप इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन को देख के थोड़ा सा शौक में आए होंगे कि यार इसको देख के पता तो चल रहा है यार कि ये किरल के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसी को देखना है। यहाँ पर देखूंगा तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे वापस कार्बन आ गया, लेकिन मैं इधर चला और मैं इधर चला, दोनों तरफ चलने पर बेटा मुझे समान समूह मिल रहे हैं, समान समूह प्राप्त हो रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे कार्बन लगा है, लेकिन मैं इधर चला और इधर चला, मुझे समान समूह प्राप्त हो रहे हैं दोनों तरफ चलने पर, यानी कि यहाँ पर किरल केंद्र कितने आएंगे, 0 आएंगे, क्योंकि मुझे चारों संयोजकताएं कैसी चाहिए, भिन्न संयोजकता चाहिए, समान बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मैथिल लगा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर चलूंगा तो अलग संयोजकता लगी हुई है, इधर चलूंगा तो अलग संयोजकता लगी हुई है। अलग कैसे, इस कार्बन से का यहाँ पे देखो, इस कार्बन को देखो, ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री वाला, ये कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री वाला, तो अलग अलग है कि नहीं है, यानी कि ये हमारे लिए किरल केंद्र आ रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है और ये कार्बन अलग है, चारों के चारों संयोजकता अलग है। अब की बार ये भी मेरे लिए किरल केंद्र होगा और ये भी मेरे लिए किरल केंद्र होगा, क्योंकि जब मैं इधर चलूंगा और इधर चलूंगा तो यहाँ पर कार्बन पे मुझे मिथाइल देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ नहीं मिलेगा देखने को, इसलिए ये भी किरल केंद्र, ये भी किरल केंद्र, ये भी किरल केंद्र। कितने होंगे बेटा, 3 किरल केंद्र इसमें होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं किरल कार्बन कितने होंगे तो वो भी 3 होंगे, क्योंकि सारे के सारे किरल केंद्र यहाँ पे किरल कार्बन के रूप में मौजूद है। बात समझ में आ रही, सिंपल है। 15 नंबर वाला सवाल देखो, 15 नंबर वाले सवाल में आपने इसको किरल केंद्र बताया होगा और इसको बताया होगा, हाइड्रोजन अलग, OH अलग, COH अलग और ये पूरा समूह अलग, हाइड्रोजन अलग, OH अलग, COH अलग और ये पूरा समूह अलग, तो कितने किरल केंद्र आ रहे हैं, 2 किरल केंद्र आ रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही। sp3 परमाणु को देखो, उससे जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं कैसी होनी चाहिए बेटा, भिन्न होनी चाहिए। फिर 16 नंबर वाले पे देखूंगा तो 16 नंबर वाले पे यहाँ तो बेटा 2-2 हाइड्रोजन लगे, ये तो किरल केंद्र हो नहीं सकता,
यहाँ पर दो दो लोन पेयर लगे, ये भी किरल केंद्र हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, इससे कार्बन जुड़ा है, यहाँ से मैथिल जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि चारों संयोजकताएं भिन्न है, एक किरल केंद्र मौजूद है इसमें। कौन नहीं है और कौन है, दोनों ही बातें बता रहा हूँ मैं, सीधे सीधे सवाल नहीं करा रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर किरल केंद्र गिनना नहीं आया तो 4 नंबर तो गए। सिंपल सा सवाल आता है, किरल केंद्र बताएं, किरल कार्बन बताएं, ये पूछा जाता है। फिर 17 नंबर की बात करूं तो 17 नंबर पे देखो, इस कार्बन से एक मैथिल जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ये कार्बन अलग टाइप का है क्योंकि इसमें मैथिल जुड़ा है, ये कार्बन अलग टाइप का है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि ये किरल केंद्र है। इसी प्रकार से ये भी किरल केंद्र है, बाकी सब में 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो किरल केंद्र की तरह काउंट नहीं हो सकते बेटा। इसमें कितने किरल केंद्र है? 2। 18 नंबर वाले में कितने किरल केंद्र आ रहे हैं बेटा? 2 किरल केंद्र आ रहे हैं, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा, जैसे ब्रोमीन क्लोरीन के लिए मैंने खेला था वैसे खेल सकते हैं। इससे मैथिल जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर चलूंगा और इधर चलूंगा तो दोनों बातें अलग है। यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन और उस पर हाइड्रोजन जुड़ा है, जबकि इस कार्बन से मैथिल जुड़ा है तो अलग है। इसी तरीके से इसको भी सोच सकते हैं। लेकिन 19 नंबर वाला, इधर ध्यान दें, 19 नंबर वाले एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो 19 नंबर वाले में यहाँ पर मैथिल लगा हुआ है बेटा, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर चला और इधर चला, दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये आपका किरल केंद्र नहीं हो सकता। इसी तरह से नीचे वाला भी आपका किरल केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इधर चला और इधर चला, दोनों समूह कैसे आ रहे हैं बेटा? समान आ रहे हैं। तो इसमें आपने किरल केंद्र कितने निकाले होंगे? 0। सिंपल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। सर हमको IUPAC नाम दे दिया आपने, लिखेंगे कैसे? अब लिखो ना यार, 4 कार्बन का ब्यूट है, एन है, यानी कि पूरा का पूरा संतृप्त होगा, द्विबंध त्रिबंध आएंगे नहीं। नंबर करो 1 2 3 4, 2 पे और 3 पे क्लोरो लगा दो, खत्म। अब यहाँ पर देखो, ये CH3, बाकी की सारी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करोगे? हाइड्रोजन से। जो बचा कुचा है वो सब हाइड्रोजन है। अब देखो इस कार्बन से, देखो इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, ये पूरा समूह जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि ये हमारे लिए किरल केंद्र है। इसी प्रकार से ये भी हमारे लिए किरल केंद्र है। लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन किरल केंद्र नहीं होंगे, क्योंकि इनसे 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और हमें चारों संयोजकता भिन्न चाहिए। यानी कि 20 नंबर में किरल केंद्र की संख्या कितनी आ रही है बेटा? 2। मैं आपको एग्जाम्पल भरपूर रूप से करा रहा हूँ, प्लीज़। अगर मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी है साथ के साथ। बात समझ में आ रही है? 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। अब तो आपने खुद ने संरचना बना ली होगी कि सर 2 पे 2 क्लोरीन लगा दो, CH2 CH3। सर ना तो ये किरल केंद्र, ना ये है, ना ये है, ना ये है, क्योंकि सभी पे संयोजकताएं समान आ रही हैं। चारों अलग होनी चाहिए सर, आपने बोला है चारों अलग है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई किरल केंद्र नहीं होगा। यहाँ पे 0 किरल केंद्र वाली बात आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है। 21 एग्जाम्पल कराए मैंने आपको अभी तक। चलो नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। बाईस ठीक है, 22 लिखा है, 23 लिखा है। इनमें आपको बताना है कितने किरल केंद्र होंगे। है ना? 24 एग्जाम्पल करा दिए मैंने आपको, इनमें आपको किरल केंद्र की संख्या बतानी है। सिंपल। अगर आपने 22 वाला ट्राई किया होगा बेटा पोज करके, तो ये वाला कार्बन तो हो नहीं सकता क्योंकि sp2 है। ये वाला sp3 आपको देखना है, यहाँ से CH3 जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है। इधर चलूंगा तो कोई द्विबंध की स्थिति बहुत दूर आ रही है, यहाँ पे द्विबंध पास में आ रहा है, यानी कि ये दोनों रास्ते अलग अलग है, दोनों संयोजकताएं अलग अलग है, यानी कि इससे जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं भिन्न है। एक किरल केंद्र होगा। कितने होंगे? एक किरल केंद्र होगा। 23 नंबर में कई सारे किरल केंद्र होंगे, आपको गिनने हैं, गिनना चालू करो पोज करके। सबसे पहला तो देखो, यहाँ से जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं अलग है, एक तो ये हो गया, यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं। फिर यहाँ पे बात करूंगा तो हाइड्रोजन आ रहा है, ये समूह अलग आ रहा है। इधर चलूंगा तो यहाँ मैथिल दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये भी किरल केंद्र है, ये भी आपका किरल केंद्र है, ये भी आपका किरल केंद्र है। फिर उसके बाद ये भी आपका किरल केंद्र है, ये भी आपका किरल केंद्र है, ये भी आपका किरल केंद्र है, ये भी आपका किरल केंद्र है और ये भी आपका किरल केंद्र है। ठीक है, ये किरल केंद्र क्यों है? क्योंकि इधर कार्बन के बाद 3 डिग्री वाला कार्बन आ रहा है, इधर कार्बन के बाद 2 डिग्री वाला कार्बन आ रहा है, तो ये भी है, ये भी है। कितने आ रहे हैं, कितने जगह स्टार बनाए मैंने, कोई छूट जाए तो देख लेना, है ना? मेरे हिसाब से तो कोई छूटा नहीं है।
ये भी है, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 किरल केंद्र आ रहे हैं भैया, वापस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 किरल केंद्र है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। अब इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल तो अपन ले भी नहीं सकते। 9 किरल केंद्र है बेटा। 24 वाले में देखूंगा तो अब तो सीधे सीधे आप बता सकते हो ये तीनों के तीनों कैसे हैं, किरल केंद्र है। तो यहाँ पे किरल केंद्र की संख्या कितनी आ रही है, 3 किरल केंद्र की संख्या आ रही है। बात समझ में? तो मैंने आपको किरल केंद्र क्या होता है, असीमित केंद्र क्या होता है, त्रिविम केंद्र क्या होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स कराए किरल केंद्र के ऊपर। अब नेक्स्ट बात जो अपन प्रकाशीय समावता में करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्रिविमीय को सॉल्व करना बहुत मुश्किल टास्क है, तो हम उसको द्विविमीय में सॉल्व करेंगे। द्विविमीय में हम उसको खेलेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। और द्विविमीय में कैसे अपन यौगिकों को रिप्रेजेंट करते थे, फिशर प्रक्षेपण के द्वारा। तो हमें सोहर्स और न्यूमान से फिशर बनाना आना चाहिए और हमें वेज डैश से भी फिशर बनाना आना चाहिए। अगर सोहर्स, न्यूमान और वेज डैश दिया हुआ है तो हम उसमें चीज़ों को सॉल्व ना करके हम फिशर में चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए प्रकाशीय समावता बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैं आपको सिखाऊंगा कि सोहर्स, न्यूमान और फिशर को कैसे, सोहर्स, न्यूमान और वेज डैश को कैसे फिशर में बदलते हैं। 4-5 पॉइंट्स हैं और खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रैक्टिस करेंगे, फिशर में बदलेंगे। एक बार फिशर में बदलना सीख गए, प्रकाशीय समावता चुटकियों में सॉल्व होने लग जाएगा, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट जो हमारे लिए बेटा वो क्या है कि फिशर प्रक्षेपण कैसे बनाएंगे अपन, है ना। तो उसके लिए पहले अपन नियम लिखते हैं, फिशर प्रक्षेपण के नियम। और फिशर प्रक्षेपण यार थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, मैंने आपको फिशर के बारे में पहले बताया था कि फिशर क्या होता है। फिशर में 2 लाइनें होती है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक ऊर्ध्वाधर होती है, एक क्षैतिज होती है। क्षैतिज वाला जो होता है वो अपना वेज होता है और ऊर्ध्वाधर जो होता है हमारा डैश होता है। ये मान के चलते हैं, अभी मैं आपको और बता दूंगा थोड़ी सी बात, लेकिन उससे पहले अपन को 4-5 पॉइंट लिखने हैं फिशर के बारे में कि कैसे फिशर प्रक्षेपण के नियम होंगे, कैसे फिशर को निर्माण करेंगे अपन। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिशर केवल ग्रसित रूप के लिए बनता है, ठीक है ना। फिशर केवल ग्रसित रूप के लिए संभव है। फिशर केवल ग्रसित रूप के लिए संभव है, पहली बात, ठीक है ना। तो ग्रसित रूप का ही फिशर बनाएंगे अपन, सांतरित का नहीं बनाएंगे। हमें अगर सांतरित का फिशर बनाना होगा तो सांतरित को पहले ग्रसित में बदलेंगे, फिर ग्रसित से अपन फिशर बनाना चालू करेंगे। बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात क्या है, फिशर में अधिकतम कार्बन ऊर्ध्वाधर पर होने चाहिए एवं कार्बन रखने वाला मुख्य क्रियात्मक समूह शीर्ष पर होना चाहिए, ठीक है ना, शीर्ष पर होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। दूसरी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिशर के अंदर जो वर्टिकल लाइन होती है बेटा, ऊर्ध्वाधर वाली रेखा जो होती है, उसी पे अधिक से अधिक संख्या में कार्बन होने चाहिए। और कार्बन रखने वाला क्रियात्मक समूह जो है, जो सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, वो एकदम टॉप पे होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर पे, और कार्बन सारे उसमें होने चाहिए, है ना, ऊर्ध्वाधर पे। तीसरी बात, फिशर में जो IUPAC अंकन करते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मुख्य क्रियात्मक समूह टॉप पर होना चाहिए कार्बन रखने वाला, ताकि ऊपर से नीचे अपन IUPAC अंकन कर पाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अपन पहले उसको बदलेंगे, बदलना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अपन बात करें यहाँ पर, तो फिशर में IUPAC अंकन ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, है ना, ऊर्ध्वाधर पे ऊपर से नीचे की ओर IUPAC अंकन किया जाता है। तो वो वाली बात लिख दी। चौथी बात फिशर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, फिशर को केवल हम बोर्ड के तल में 180 डिग्री घुमा सकते हैं बेटा। फिशर को बोर्ड के तल में 180 डिग्री घुमा सकते हैं, ना 90 डिग्री घुमा सकते हैं, ना पलट सकते। क्या बोलना चाह रहा हूँ, इधर ध्यान दो, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये हमारा फिशर प्रक्षेपण है थोड़ी देर के लिए, तो फिशर को मैं इस तरीके से नहीं पलट सकता, फिशर को मैं इस तरीके से 90 डिग्री नहीं कर सकता, फिशर को मैं 180 डिग्री बोर्ड के तल में इस तरीके से घुमा सकता हूँ,
वापस देखो, फिशर को मैं इस तरीके से नहीं पलट सकता, फिशर को मैं इस तरीके से नहीं पलट सकता, फिशर को मैं 90 डिग्री नहीं घुमा सकता, फिशर को मैं 180 डिग्री घुमा सकता हूँ। मतलब मेरे पास केवल एक ही तरीका है फिशर को घुमाने का कि मैं 180 डिग्री बोर्ड के तल में चाहे ऐसे घुमा लूँ, चाहे 180 डिग्री बोर्ड के तल में ऐसे घुमा लूँ, ये अलाउ है। ना मैं पलट सकता हूँ, ना मैं 90 डिग्री घुमा सकता हूँ। वही वाली बात लिखने जा रहा हूँ, फिशर को केवल बोर्ड, या आपके लिए पेपर हो जाएगा, बोर्ड के तल में 180 डिग्री घूर्णन किया जा सकता है। एक 180 डिग्री फ्लिपिंग नहीं कर सकते, नब्बे डिग्री नहीं घुमा सकते, देसी भाषा में लिख रहा हूं एकदम, है ना, 90 डिग्री नहीं घुमा सकते। ठीक है, फिर देखो पांचवा पॉइंट हमारे लिए क्या है बेटा, सोहर्स और न्यूमान वाली बात से मैं लिखना चाह रहा हूं फिशर के लिए कि सोहर्स और न्यूमान में मैंने आपको फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन सिखाया था कि आगे वाला कार्बन और पीछे वाला कार्बन क्या होता है। तो फिशर में नीचे वाला कार्बन सोहर्स या न्यूमान का फ्रंट कार्बन होता है एवं ऊपर वाला कार्बन बैक कार्बन होता है ना, ऊपर वाला कार्बन बैक कार्बन होता है। बस ये 5 पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। ये फिशर के निर्माण के लिए हमें ये पता होना चाहिए, ग्रसित रूप से बनता है। आईयूपीएसी अंकन ऊपर से नीचे होता है। मैक्सिमम जो कार्बन है, अधिकतम कार्बन ऊर्ध्वाधर पर होने चाहिए, कार्बन रखने वाला क्रियात्मक समूह टॉप पर होना चाहिए। ठीक है, और फिशर को अपन 180 डिग्री बोर्ड के तल में घुमा सकते हैं, केवल 90 डिग्री या फ्लिपिंग नहीं कर सकते। और फिशर में आगे वाला कार्बन और पीछे वाले कार्बन के बारे में मैंने आपको बात बताई। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर मैथिल रख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर मैथिल रख दिया। अपन को फाइनल फिशर तक पहुँचना है बेटा। फाइनल फिशर तक कैसे पहुँचते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा फ्रंट कार्बन है बेटा, ये हमारा बैक कार्बन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिशर की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था एक ऊर्ध्वाधर होती है और क्षैतिज होती है। ऊर्ध्वाधर केवल एक ही हो सकती है, क्षैतिज कितनी भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस कार्बन पे एक तो ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पर ये 2 रेखा खींच दी, क्योंकि यहाँ पर फिशर में 2 कार्बन पे हमें खेलना है। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। ठीक है, अधिकतम संख्या में कार्बन कहाँ होने चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। तो नीचे मैथिल आ जाएगा, ऊपर मैथिल आ जाएगा। ठीक है, इस वाली लाइन की बात करूँ तो ये वाली लाइन हमारे लिए क्या है बेटा, ऊर्ध्वाधर है। ये वाली लाइन हमारे लिए क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, बाकी सब किस पे आएगा, माल क्षैतिज पे आएगा। ठीक है, अपन किधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, है ना। फ्रंट कार्बन कौन सा होता है, नीचे वाला। बैक कार्बन कौन सा होता है बेटा, ऊपर वाला। तो ये हमारे लिए फ्रंट कार्बन हो गया, ये हमारे लिए बैक कार्बन हो गया। फ्रंट कार्बन पे जो चीज़ लेफ्ट में लगी हुई है उसको लेफ्ट में लिख देंगे, जो चीज़ राइट में लिखी हुई है उसको राइट में लिख देंगे। बैक कार्बन पे जो चीज़ लेफ्ट में लिखी है उसको लेफ्ट में, जो चीज़ राइट में लिखी है उसको राइट में लिख देंगे। इतनी सी बात है, बन गया हमारा फिशर। किससे बनाया, सोहर्स से बनाया। फ्रंट वाले कार्बन को नीचे लिखा, बैक वाले कार्बन को ऊपर लिखा। फ्रंट कार्बन पे जो चीज़ लेफ्ट में लिखी उसको लेफ्ट में, जो चीज़ राइट में लिखी उसको राइट में, जो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में, जो राइट में, वो राइट में। कब बना पाया, जब एक ग्रसित रूप में दिया हुआ था। और ग्रसित में भी अपन कौन सा वाला ले रहे हैं बेटा, सीधा वाय बना हुआ है। अगर उल्टे वाय बने तो पहले उसको सीधे वाय में कन्वर्ट करेंगे, वरना आंसर आपके उल्टे आने लग जाएंगे। जब मैं आगे आपको विन्यास निकालना सिखाऊंगा तो आपके आंसर उल्टे आने लग जाएंगे। जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा ही सीखना है। ग्रसित रूप का बनाना है, सीधे वाय का बनाना है, लेफ्ट वाले को ही फ्रंट कार्बन मानना है, दाएं वाले को बैक कार्बन ही मानना है। ये सब चीज़ें अगर आप मान के चल रहे हो तो ही आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस करने के बाद ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगी। जब आप आज की तारीख में आप जब प्रैक्टिस में, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, अंग्रेजी लिखते हो या हिंदी लिखते हो, तो आपको क्या अनार वाला, आम वाला सोचना पड़ता है क्या, या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सोचना पड़ता है क्या? नहीं ना, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी। अभी मुझे ये चेक करना है कि ये फिशर सही है। फिशर में मैंने आपको क्या बताया कि आईयूपीएसी अंकन कहाँ से होता है, ऊपर से नीचे होता है। अगर मैंने ऊपर से नीचे इसका आईयूपीएसी अंकन कर दिया बेटा 1 2 3 4 इस तरीके से, तो क्या 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो सकता है? नहीं।
जब दोनों को बराबर अंकन मिलता है तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी अंकन होना चाहिए, यानी कि आईयूपीएसी के अनुसार तो इसका अंक देना गलत हो गया। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसको 180 डिग्री घुमा सकते हैं, किसमें, बोर्ड के तल में घुमा सकते हैं। जैसे ही मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा तो बोर्ड के तल में घुमाते ही नीचे वाला मेथिल कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, और ऊपर वाला मेथिल कहाँ जाएगा, नीचे। ये ब्रोमो कहाँ जाएगा बेटा, ये ब्रोमो यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। अब ये एकदम सही फिशर है। आप इसमें अंकन भी ऊपर से नीचे की तरफ दे सकते हो, क्योंकि फिशर में एक कंस्ट्रेंट है कि फिशर में आपको अंकन ऊपर से नीचे की तरफ ही देना पड़ेगा, आईयूपीएसी अंकन। अब आईयूपीएसी अंकन के अनुसार भी ये फिशर एकदम सही बना हुआ है। बात समझ में। अब अपन को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी खूब सारी। ये एग्जाम्पल मैंने पहला मेरे तरफ से करवाया, दूसरा एग्जाम्पल आपको करना है। एक बार आप खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं तो बताऊंगा इसी। HBr मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे मैंने मेथिल लिख दिया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिख दिया। एक बार पोज करो, ट्राई करो। तो आपने ट्राई किया होगा बेटा, ट्राई करने के बाद आपने देखा होगा सर ये तो ग्रसित रूप नहीं है, ये तो सांत्रित रूप है सर, हमने इसको ग्रसित में कन्वर्ट किया। आपने जैसा बोला सर कि सीधा वाय बनाना है, तो सबसे पहले हमने इसको ग्रसित में कन्वर्ट करके यहाँ हाइड्रोजन Br और ये मेथिल, इसको तो छेड़ा ही नहीं। इसको छेड़ा सर, मेथिल को नीचे लिया है और क्लोरीन को इधर लिया है और हाइड्रोजन को इधर लिया है। इसको मैंने 180 डिग्री से घुमा दिया, ये नीचे आ जाएगा बेटा यहाँ पर इस तरीके से। ये वाला कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, इस स्थान पे चला जाएगा 180 डिग्री घुमाने पर। मिथाइल इधर आ जाएगा, क्लोरीन उधर, H उधर जा जाए, सीधे वाय बन गए दोनों। अब ये ग्रसित रूप बन गया, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। सर ये तो ऊपर वाला ही सवाल बन गया, अब तो बना ही लेंगे। यहाँ पर 2 रेखा खींचेंगे और यहाँ पर नीचे मेथिल लिखेंगे, ऊपर मेथिल लिखेंगे। जो चीज़ लेफ्ट में लिखी हुई है वो लेफ्ट में लिखेंगे, जो चीज़ नहीं, ये ऊपर वाला नहीं बना, ये अलग है ऊपर वाले से। राइट में ब्रोमीन लिखा है, लेफ्ट में क्लोरीन लिखा है, राइट में हाइड्रोजन लिखा है सर, ये बना। अब इसमें सर आईयूपीएसी अंकन के अनुसार ये तो सही नहीं है, इसको 180 डिग्री घुमाया, तो 180 डिग्री घुमाने के बाद सर जो हमारा फिशन निकल के आ रहा है, नीचे वाला मेथिल ऊपर, ऊपर वाला मेथिल नीचे। ये ब्रोमीन जो इधर लिखा हुआ था सर वो इधर आ जाएगा, जो क्लोरीन इधर लिखा हुआ था वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये हमारा एकदम सही फिशर बन गया है सर। आईयूपीएसी अंकन के अनुसार भी सही बन गया है, सारे के सारे जो फिशर के नियम है उसके अनुसार हमारा एकदम सही फिशर बना हुआ है। बात समझ में आती है। ये तो मैंने आपको सॉहॉर्स से फिशर बनाना सिखा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ठीक है, फिशर बनाना आ गया होगा आपको, ठीक है ना। फिशर के बारे में और बात करते हैं। न्यूमान से फिशर बना के बताओ। अब न्यूमान और सोर्स में आपको खेलना आता है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके साथ खेलो। मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तीसरा और चौथा ट्राई करेंगे। इसको देखो पहले तो, तीसरे को। क्या तीसरे में ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, इस बात को तो मानते हो बिल्कुल। क्या ये ग्रसित है या सांत्रित है? सांत्रित रूप लिखा है। पहले इसको किस में बदलोगे, ग्रसित में। क्या मानोगे, सीधा वाय। आगे वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि आगे वाला तो सीधा वाय बना हुआ है, तो उसको छेड़ेंगे ही नहीं हम। हाइड्रोजन, ब्रोमीन और मेथिल लिखा ही हुआ है, उसको छेड़ना ही नहीं है। पीछे वाले को छेड़ना पड़ेगा, और पीछे वाले को छेड़ के हम मेथिल को नीचे लिया है, क्लोरीन को इधर लिया है और हाइड्रोजन को इधर लिया। हमारे पास सहूलियत है, हम चाहे जितने डिग्री से घुमा सकते हैं। हमें तो ग्रसित बनाना है, और ग्रसित में किस तरीके से बनाना है कि सीधे वाय बन जाए। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अधिकतम कार्बन ऊर्ध्वाधर पर आ जाए, ताकि हमें छेड़ना नहीं पड़े उसको, फिशर को, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक बात निकल के आती है, ध्यान से देखें। नीचे वाला कार्बन फ्रंट कार्बन होता है बेटा, ऊपर वाला कार्बन बैक कार्बन होता है। फ्रंट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हमारा मेथिल। जो चीज़ दाएं पे लिखी हुई है दाएं में लिख देंगे ब्रोमीन, जो चीज़ बाएं में लिखी है बाएं में लिख दी। जो चीज़ बाएं में लिखी है क्लोरीन पीछे वाले पे, वो उस पर लिख दी। हाइड्रोजन इधर लिख दिया, मेथिल इधर लिख दिया। बस आपको क्या चेक करना है कि ये आईयूपीएसी अंकन के अनुसार सही बना हुआ है फिशर। नहीं बना होगा तो 180 डिग्री से घुमा दो। 180 डिग्री से घुमा दिया, क्योंकि हमारे पास 90 से नहीं घुमा सकते, हम 180 डिग्री से फ्लिप नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही चॉइस बची है बेटा, कि हम 180 डिग्री से इसको इसी तरह से घुमा सकते हैं। ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, नीचे वाला मेथिल ऊपर, ऊपर वाला मेथिल नीचे। सिंपल है। जो सोर्स है वही न्यूमान है यार, सोर्स न्यूमान में ज़्यादा फर्क है नहीं। चौथा वाला ट्राई करो पोज करके। तो आपने ट्राई किया होगा, सबसे पहले आपने इसको ग्रसित रूप में बदला होगा बेटा। आगे वाला कार्बन तो सीधा वाय बना ही हुआ है, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं।
पीछे वाले में अपने को सोचना पड़ेगा, COH है, OH इस तरफ चले जाएगा और H किधर आ जाएगा बेटा, इस तरफ आ जाएगा। ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। कितने कट लग रहे हैं, 2 कट लग रहे हैं, 2 कट लगा लिए। फ्रंट कार्बन पे नीचे CH3 लिखा हुआ है, इधर H लिखा हुआ है, इधर OH लिखा हुआ है। बैक कार्बन पे बेटा इधर H लिखा हुआ है, इधर OH लिखा हुआ है और इधर COH लिखा हुआ है। क्या ये IUPAC के अनुसार सही बना हुआ है फिशर? बिल्कुल सही बना हुआ है। 1 2 3 4 IUPAC अंकन इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। कार्बन रखने वाला मुख्य क्रियात्मक समूह टॉप पे है, सोचने वाली बात ही नहीं है, एकदम सही फिशर बन गया। इससे आगे मेहनत ही नहीं करनी, ये हमारा फाइनल फिशर बना हुआ है। बात समझ में आई आपको? सिंपल है कि नहीं है? 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं बेटा, प्रैक्टिस जरूरी है। सोहॉर्स से आपने फिशर बनाना सीख लिया, न्यूमान से आपने फिशर बनाना सीख लिया। इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रशित में बदलो, ग्रशित में बदलने के बाद फिशर में डालो, फिशर का IUPAC चेक करो, ऊपर से नीचे वाली बात, ठीक है ना। 5वें नंबर का एग्जाम्पल देखो, ट्राई करो खुद से। पाँच छः सात 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ट्राई करो। चलो 5वां एग्जाम्पल आपने ट्राई किया होगा। सबसे पहले तो आपने मेरी एक बात सुनी हो, तो मैंने आपको बोला था सीधे वाय होने चाहिए। ये ग्रसित रूप तो है लेकिन ये सीधे वाय नहीं लिखे हुए। मैंने आपको बोला था आप मेरी बात सुनोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करोगे। जब भी आपको सोहॉर्स न्यूमान कुछ भी दिया हो, आपको कुछ नहीं करना, उसको ग्रसित में बदलना है। अगर वो ग्रसित में है तो आपको क्या चेक करना है कि वो सीधे वाय में या उल्टे वाय में। यहाँ पर उल्टे वाय बने हुए हैं, उल्टा वाय समझते हो कि नहीं समझते? सीधा वाय समझते हो ना? सीधे वाय होने चाहिए। सीधे वाय में कन्वर्ट करके उसके बाद आपको फ्रंट कार्बन बैक कार्बन वाली बात, नीचे ऊपर वाली बात, IUPAC वाली बात याद रखनी। इतनी सी बातें हैं फिशर में। प्रैक्टिस का खेल है सारा, प्रैक्टिस का। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी सी मेहनत लग रही होगी, लेकिन जब आप सवाल सॉल्व करोगे आगे चल के अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें, एनेंटियोमर, डायस्टियोमर, RS निकालना, ठीक है। तो उन चीज़ों में ये आपकी बहुत भयंकर मदद करने वाला है। अगर आपने सोहॉर्स और न्यूमान ही रहने दिया ना तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए फिशर में बदलना सीखो। और इससे भी आसान तरीका बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, इससे भी आसान तरीका बताऊंगा। जब वेस्ट डैश में आएंगे तो इससे भी आसान तरीका अपने पास फिशर में बदलने का, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहले तो इसको मैं सीधे वाय में बदलूंगा बेटा। सीधे वाय में बदलने के लिए मुझे ऊपर वाला मेथिल नीचे आ जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, मेथिल इधर आ जाएगा, क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर। अब ये सीधे वाय में बदला है। ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। कितने कट लग रहे हैं? 2 कट लग रहे हैं। फ्रंट कार्बन नीचे, बैक कार्बन ऊपर। फ्रंट कार्बन में लेफ्ट में Br है, राइट में H है, लेफ्ट में Cl है, राइट में H है। लेफ्ट राइट तो समझते हो, इंग्लिश हिंदी है ना, दाएं बाएं वाली बात चल रही है। यहाँ से इसको क्या करूँगा बेटा, 180 डिग्री का घूर्णन दूंगा, क्योंकि IUPAC के अनुसार ये फिशर सही नहीं बना हुआ है। तो नीचे वाला मेथिल ऊपर, ऊपर वाला मेथिल नीचे, ये ब्रोमीन इधर, क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। यार बात समझ में आती है, ठीक है, सिंपल है कि नहीं है। फिर अगर मैं बात करूँ 6 नंबर वाले की, तो 6 नंबर वाले में आपने देखा होगा कि यार वो बन गया फाइनल फिशर, ठीक है ना। 5th नंबर वाले का, 6ठे नंबर वाला आपने ट्राई किया होगा कि ये तो सीधा वाई लिखा हुआ है, हमें छेड़ना किसको है, इधर वाले वाई को। तो ड्यूटेरियम इधर, हाइड्रोजन इधर, पीएच इधर, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम पीएच इधर। सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। ये फ्रंट कार्बन है बेटा, ये बैक कार्बन है आपका। इससे कितने कट लगे हुए हैं? 2 कट लगे हुए हैं, दोनों पीएच पीएच है। फिर यहाँ पे बात करूँ, जो चीज़ लेफ्ट में लिखी हुई है, फ्रंट कार्बन नीचे वाला है, ड्यूटेरियम लेफ्ट में लिखा है, हाइड्रोजन राइट में लिखा है। फिर बैक कार्बन पे हाइड्रोजन लेफ्ट में लिखा है, ड्यूटेरियम राइट में लिखा है। और ये हमारा बिल्कुल सही फिशर है, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है हमें। अगर 3-3 कट लगे हो तो कैसे बनाना है? कुछ भी नहीं है, लल्लू है। ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। अब की बार कितने कट लग रहे हैं? 3 कट लग रहे हैं। पहली बात तो देखो, ग्रसित रूप में लिखा है, बिल्कुल ग्रसित में लिखा है, सब सीधे वाई लिखे हुए हैं, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में कार्बन ऊर्ध्वाधर पे आते हैं।
फ्रंट कार्बन वाला नीचे आता है तो नीचे लेफ्ट में हाइड्रोजन है, राइट में फ्लोरीन है। इसमें बाएं में हाइड्रोजन है, दाएं में क्लोरीन है। बाएं में हाइड्रोजन है, दाएं में ब्रोमीन है। क्या इसको मेरे को पलटने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि अगर मैं IUPAC अंकन करूँगा तो किस हिसाब से करूँगा? ब्रोमीन क्लोरीन फ्रोमीन में ब्रोमो पहले आता है तो ब्रोमो के हिसाब से, यानी कि ये मेरा एकदम सही फिशर बना हुआ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करोगे? एक लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद अपन सीखेंगे कि कैसे वेज डैश से फिशर में बदलते हैं। और जब मैं आपको वेज डैश से फिशर में बदलना सिखाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार सोहर्स और न्यूमान में भी तो ये ट्रिक लगा सकते थे, तो फिर ये इतनी लंबी ट्रिक क्यों बताई? अबे लंबी नहीं है, ये भी बहुत आसान ट्रिक है जो बताई है। एक और एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सवाल है यार, इसको बना के बता दो फिशर में। अरे इसमें क्या है, ऐसा लल्लू लल्लू ये लो बना दिया, पोज करके बना भी दिया सर हमने। सर 2 कट लगाए, इधर नीचे CH3 ऊपर CH3 लिखा। फ्रंट कार्बन पे H और OH वाली बात है, लेफ्ट कार्बन पे H और Br है ना। बैक कार्बन वाला ऊपर आता है, फ्रंट वाला नीचे आता है। जो चीज़ दाएं में लिखी उसको दाएं में लिख दिया, जो चीज़ बाएं में लिखी उसको बाएं में लिख दिया। सर ये हमारा फिशर आ गया फाइनल। लेकिन ये फिशर फाइनल नहीं है, क्योंकि जब मैं इसमें IUPAC अंकन करूंगा तो यहाँ पर OH जो है वो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है, और मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम संख्या मिलनी चाहिए IUPAC अंकन के अनुसार। और मेरे को फिशर में एक ही रूल पता है कि IUPAC अंकन ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी कि ये सही फिशर नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर से अंकन करूंगा तो इसको 3 नंबर मिलेगा। लेकिन जब मैं इसको 180 डिग्री से घुमा दूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा? यहाँ पर घुमाने के बाद यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर Br, यहाँ पर H, ऊपर मैथिल और नीचे मैथिल। अब अंकन करने पर 1 2 3 4 2 नंबर पे OH आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? 2 नंबर पे OH आ रहा है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ करते रहें, ईमानदारी से सोल्व करते रहे। अब इसका IUPAC नाम 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। पहले क्या आ रहा था? 2 ब्रोमो ब्यूटेन 3 ऑल, वो संभव ही नहीं था बेटा। IUPAC के अनुसार तो ये वाला फिशर एकदम सही है। बात समझ में आई? ये तो था कि सोहर्स और न्यूमान से कैसे अपन फिशर बदल सकते हैं। फिशर के अंदर क्या क्या कंस्ट्रेंट है, फिशर किसका बनता है? ग्रसित का बनता है। वो ग्रसित का भी क्यों बनता है वो भी मैं बता दूं आपको। मैंने बताया था आपको ऊर्ध्वाधर कैसी होती है डैश पे, और क्षैतिज कैसी होती है बेटा वेज पे। ये लिखा हुआ है अपना, है ना। ये हमारा 3D में व्यू है। अगर मैं फिशर की बात करूं तो फिशर क्या हो जाएगा? इसका फिशर ही हो जाएगा। क्षैतिज क्या बता रहा है कि ये वेज है, और ऊर्ध्वाधर क्या बता रहा है कि ये डैश है। ये मान के अपन सवाल को सॉल्व करते हैं, इसलिए अपन इस 3D को 2D में बदल पा रहे हैं, और 3D को 2D में बदलने को ही फिशर बोलते हैं। अब आप ये देखो कि दोनों के दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं। ये दोनों वेज है, यानी कि इस तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं। ये दोनों, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों आपकी तरफ है। नीचे वाले दोनों भी आपकी तरफ है, दोनों आपकी तरफ है। ठीक है, तो दोनों आपकी तरफ है। ये और वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए बेटा, ग्रसित हो गया। अगर ये ऐसा होता और दूसरा वाला ऐसा होता तो वो और ये क्या हो जाते हैं? सांतरित। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा? ग्रसित वाली बात आ रही है। दोनों के दोनों ऊपर वाले समूह और नीचे वाले समूह एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, इसलिए ग्रसित वाली बात है। इसलिए केवल इक्लिप्स किसका बनता है? ग्रसित का बनता है। और दूसरी बात, क्यों अपन 180 डिग्री फ्लिप नहीं कर सकते थे? क्यों अपन इसको ऐसे नहीं पलट सकते थे? क्योंकि फिशर में कंस्ट्रेंट है यार। फिशर में क्या कंस्ट्रेंट है कि जो क्षैतिज है वो वेज ही होनी चाहिए। अगर आप पलटोगे तो पलटने पे क्या होगा बेटा? ऊर्ध्वाधर तो आपका वेज हो जाएगा और आपका क्षैतिज क्या हो जाएगा? डैश। क्या ये फिशर है क्या? नहीं, ये फिशर नहीं है। फिशर के लिए कंस्ट्रेंट है, फिशर में जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज लाइन जो है आपकी वो वेज ही होनी चाहिए, और ऊर्ध्वाधर क्या होनी चाहिए बेटा? डैश होनी चाहिए। इसलिए इसको अपन पलट नहीं सकते यार। लेकिन अपन इसको 180 डिग्री घुमा सकते हैं। 180 डिग्री क्यों घुमा सकते हैं बेटा? क्योंकि 180 डिग्री घुमाने के बाद भी वेज का वेज ही बना रहेगा और डैश का डैश ही बना रहेगा। ये तो बात समझ में आती होगी। तो सोहर्स और न्यूमान को अपन ने किस में बदलना सीख लिया? फिशर में। नेक्स्ट बात किसकी करेंगे बेटा? वेज डैश को किस तरीके से अपन फिशर में बदल सकते हैं। तो आओ सीखते हैं वेज डैश को कैसे फिशर में बदलेंगे। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ बेटा, पोस्ट करके आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा, हेडिंग लगा लो, वेज डैश से फिशर का निर्माण।
वेट डैश से कैसे फिशर बना सकते हैं। अब मैं यहीं पे आपको है ना सोहर्स और न्यूमैन से कैसे वेट डैश बनाते हैं वो भी बता दूंगा। सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ पे मैथिल है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है और यहाँ पर मैथिल है। अगर ये सोहर्स लिखा हुआ है बेटा, तो इसका वेज डैश कैसा दिखेगा वो मैं बताता हूँ आपको। इसको अगर वेज डैश में बदलना है तो ये मैथिल और ये मैथिल, इतनी चीज़ें तो बोर्ड के तल में होंगी, इतनी चीज़ें तो बोर्ड के तल में होंगी। और ये जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये वेज डैश पे होंगे, है ना। जो चीज़ लेफ्ट में लिखी होती है ना बेटा, जो चीज़ बाएं में लिखी होती है वो हमेशा डैश पे होती है, जो चीज़ दाएं में लिखी होती है वो क्या होती है बेटा, वेज पे होती है। जो चीज़ दाएं में लिखी होती है वो, जो चीज़ बाएं में लिखी होती है वो डैश पे होती है, जो चीज़ दाएं में लिखी होती है वो किस पे होती है, वेज में होती है। जो राइट साइड में लिखी है वो सब किस में बेटा, वेज में। जो लेफ्ट साइड में लिखी है वो किस में है, डैश में। ये अपन ने सोहर्स से क्या बना लिया, वेट डैश। अगर न्यूमैन होता तो न्यूमैन में भी यही है, आगे वाले कार्बन में जो चीज़ राइट साइड में लगी हुई है वो वेज पे, जो लेफ्ट साइड में लगी है वो डैश पे। अब इस वेज डैश से मुझे फिशर बनाना है, मुझे सोहर्स से फिशर बनाना आता है तो वेज डैश से तो वैसे बना लूँगा मैं, लेकिन अपन वो वाला तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, अपन दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। देखो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो इधर, इसको क्या करूँगा, इसको सीधा कर दूंगा, बस क्या कर रहा हूँ बेटा, सीधा कर रहा हूँ, है ना। इसको इस तरीके से घुमा के सीधा कर लिया। यहाँ मैथिल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है बेटा, मैथिल लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी मैथिल है, ये वाला मैथिल नीचे आ गया, ये वाला मैथिल ऊपर आ गया। मैंने इसको ऐसे सीधा कर दिया। सीधा करते बेटा इधर की तरफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और ये क्या आ जाएगा आपका क्लोरीन। इधर की तरफ क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये आपका क्या आ जाएगा ब्रोमीन। इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती, कुछ नहीं किया, उसको सीधा किया है बस। अब यहीं से अपना फिशर बन गया, खत्म हो गया, फिशर ही बन जाएगा। फिशर कैसे बनेगा, दो कट लग रहे हैं, एक घेरा, दो कट लगा दिए, नीचे मैथिल है और ऊपर भी क्या है, मैथिल है, खत्म। अब जो चीज़, अब ध्यान से सुनना, जो चीज़ डैश पे लगी हुई है ना, जो चीज़ डैश पे लगी हुई है, जिस तरफ लगी हुई है उसको उसी तरफ लगा दो। जो चीज़ डैश पे लगी हुई है, जिस तरफ लगी हुई है उसको उसी तरफ लगा दो। ये हाइड्रोजन डैश पे लगे हुए हैं, ये मेरा हाइड्रोजन है, थोड़ा मैं इसी तरह से बनाता हूँ। ये किस तरफ लगे हुए हैं बेटा, इस साइड में लगे हुए हैं, डैश पे लगे हुए हैं, तो हम इसी तरफ लगा देंगे। और बाकी की जो जगह खाली बची है वो दूसरों को दे दो। ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, बन गया तुम्हारा फिशर, खत्म, बन गया तुम्हारा फिशर। क्या बोला मैंने, उसको सीधा किया, उसको सीधा करने के बाद जो चीज़ डैश पे लगी हुई है, जिस तरफ लगी हुई है उसको उसी तरफ लगा दिया, और वेज वाले को उल्टी तरफ डाल दिया, बन गया फिशर। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप वही देसी तरीका लगाओ जो अपन अभी सोहर्स में लगा के आए। क्या बोलेंगे, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सर फ्रंट कार्बन नीचे आता है, उसमें जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, जो राइट में है वो राइट में, फिर बैक कार्बन में जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में, जो राइट में वो राइट में, ये बोलते थे। ये चीज़ लिखी, क्या ये IUPAC के अनुसार सही है, नहीं है तो इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा, फाइनली फिशर क्या बन के आएगा, ये ब्रोमीन इस तरफ, ये क्लोरीन इस तरफ, हाइड्रोजन इधर, इधर ऊपर वाला मिथाइल नीचे, नीचे वाला ऊपर। क्या ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो अपन सीधे भी बना सकते हैं। आप चाहो तो सोहर्स और न्यूमैन दिए हो, उसको वेट डैश में बदल के बना लो सीधे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सोहर्स और न्यूमैन दिए हो तो जो भी पहले तरीका बताया था वैसे ही करके आना है। और अगर वेट डैश दिया हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ यार, मैंने आपको अगर सोहर्स और न्यूमैन से उस तरीके से सिखाया है, जो भी मैं सिखा के आया हूँ तरीका, तो कुछ सोच समझ के दिमाग लगा के बताया होगा, सीधे ये भी बता सकता था। तो आपको वैसे ही करना है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी फिशर में बदल पाओगे। पूरा लेक्चर डिवोट कर दिया मैंने फिशर सिखाने के लिए आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करूँ वेट डैश से कैसे फिशर बनाते हैं। ये तो सर ग्रशित में था, और आपने बोला था सोहर्स और न्यूमैन हो तो पहले ग्रशित में बदलो, अगर सांत्रित दिया हो तो पहले ग्रशित में। नहीं, वेट डैश में यही अपने पास क्वालिटी है कि हमें वेट डैश वाले को कभी भी हमें ग्रशित में बदलने की जरूरत नहीं है। जैसा लिखा है उससे सीधे अपन फिशर बना सकते हैं। देखो कैसे, एग्जाम्पल से देखेंगे भैया, और कितना ही बड़ा वेट डैश दिया हो। अभी मैं एक और एग्जाम्पल करा के फिर एक बहुत बड़ा वेट डैश दे से भी आपका फिशर बनवा दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे अपन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे मैथिल, यहाँ पर मैथिल, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप इसको
नॉर्मल तरीके से फिशर में कन्वर्ट करोगे तो आप कैसे करोगे, पहले तो अपन पहले वाले तरीके से देखते हैं, जो आंसर आएगा वो मैच करना चाहिए, है ना। ये चलो मैं आपको नया तरीका सिखाता हूँ, फिर एंड में इसको देखेंगे तो आपको और आसान लगेगा। अब क्या करूंगा, मैंने आपको बोला था जो चीज लाइनों पे इस तरीके से अपन पहले बना लेंगे, अब वेट डैश में बदलना है तो ये जो वी वाले पार्ट होते हैं, इस वी वाले पार्ट को वेट डैश देते हैं। जो चीज लेफ्ट में लिखी है उसको डैश में, जो चीज राइट में लिखी है उसको वेज पे, जो चीज लेफ्ट में लिखी है उसको डैश पे, जो चीज राइट में लिखी है उसको वेज पे। बात समझ में आती है? कुछ नहीं करना, सीधा कर देना है, चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे करोगे तब भी सही है, ऐसे करोगे तब भी सही है, एंड में चेक कर लेंगे। लो आप ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर लो, ये लो ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखना अभी इसमें देखूंगा तो ऐसा करने से ये मैथिल इधर आ गया, ये वाला मैथिल इधर आ गया, और जब मैंने इसको ऐसे किया तो हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन डैश पे और ब्रोमीन वेज पे आ जाएगा। घुमाने से, ऐसे घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इससे मैं सीधे फिशर बना सकता हूँ। कितने कट? 2 कट, ऊपर मैथिल नीचे मैथिल, ऊपर मैथिल नीचे मैथिल। जो चीज डैश पर लिखी हुई है, जिस तरफ लिखी हुई है उस तरफ लिख दो। हाइड्रोजन डैश पे इस तरफ लिखा हुआ है, इधर लिख देंगे। हाइड्रोजन डैश पे इस तरफ लिखा हुआ है, इस तरफ लिख देंगे। बाकी का आइटम दूसरी साइड, बाकी का आइटम दूसरी साइड। क्या ये IUPAC के अनुसार सही फिशर है? नहीं, क्योंकि ब्रोमो पहले आना चाहिए था, तो इसको अब वापस से घुमा लेंगे 180 डिग्री से। वो तो करना पड़ेगा यार, वो तो करना पड़ेगा, तो कर लेंगे ना सर। इतनी मस्त ट्रिक बताइए तो वो भी कर लेंगे। ये मैथिल और ये मैथिल, ये बन गया आपका फाइनल फिशर। आपको कोई ग्रसित को शांतरित में या शांतरित को ग्रसित में बदलने की जरूरत नहीं है। जैसा दिया है वेट डैश में बदलो, वेट डैश में बदल के, अगर वेट डैश में दिया है तो। हालांकि मैंने सोहर्स न्यूमान से वेट डैश बनाना सिखा दिया, लेकिन आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। सोहर्स न्यूमान से तो आपको मेरा वाला तरीका पहले वाला लगाना है, जैसा भी सिखाया था, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन फ्रंट कार्बन नीचे वाला, वही लगाना है। वेट डैश में दिया है तो आपको ये तरीका लगाना है, जो सिखाया वैसे करना है, अपनी अकल नहीं लगानी है। आप इसका ट्राई करके देखना बेटा, सेम बनेगा। नहीं भी बन रहा तो अभी मैं ट्राई करवा देता हूँ खुद ही, थोड़ा सा समय लगेगा, क्या लगेगा। यहाँ मैथिल, यहाँ H, यहाँ Br, इसको सीधा करना पड़ेगा। यहाँ मैथिल, यहाँ Cl, यहाँ H, ये बनेगा। पहले ग्रसित में बदलना पड़ता है, ग्रसित में बदला, ये फ्रंट कार्बन, ये पहले वाला तरीका बता रहा हूँ मैं। फिर क्या है, फ्रंट कार्बन वाला नीचे आता है, यहाँ पर H, यहाँ पर Br, फिर ऊपर वाला कार्बन, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, फिर इसको 180 डिग्री से घुमाऊंगा। आप देख लो यही आ जाएगा, इधर Br इधर Cl, वही आ रहा है क्या? हाँ, चाहे तो ऐसे कर लो, चाहो तो वैसे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं आपको फिर भी सजेशन करूँगा कि अगर आपको वेट डैश में दिया हो तो ही आप ये वाला तरीका लगाओ, सीधा करो, जिधर दिया है उधर से कर दो। जो चीज़ डैश पे लिखी हुई है, जिस तरफ लिखी हुई है उस तरफ ही कर दो। लेकिन अगर आपको सोहर्स और न्यूमान में दिया है तो आप उसको ग्रसित में बदलें, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन का नाम दें, IUPAC के अनुसार उसको लगाएं, ताकि आपका आंसर गलत नहीं आएगा कभी भी। जैसा दोनों तरीके आने चाहिए अपने को, दोनों तरीके आने चाहिए। अब मुद्दा तो ये है सर कि चलो ठीक है आपने बता दिया, अब वो बड़ा वाला एग्जाम्पल करके बताओ। पॉज करके नोट डाउन करते रहना। लो बड़ा एग्जाम्पल करते हैं। मान लो मेरे पास है ना, ये दिया हुआ है A B, है ना, C ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कार्बन मत मानना इसको, C को बस, D E F G H I J, है ना। थोड़ा अब इसको इतना हटा देते हैं, इतना इससे ज़्यादा क्या करेंगे। अब क्या करना है, इसको सीधा करना है, इसको सीधा करना है, सीधा कर देंगे। ये सीधा हो गया, ये इधर A आ गया, इधर B आ गया। अब ये सीधा करना तो आना चाहिए यार, इसको यूँ करना है बस, है ना। क्या करना है, यूँ करना है। फिर इधर क्या लिखा हुआ है C, इधर क्या लिखा हुआ है D, इधर क्या लिखा हुआ है E, इधर क्या लिखा हुआ है F, इधर क्या लिखा हुआ है G, इधर क्या लिखा हुआ है H, इधर क्या लिखा हुआ है I, इधर क्या लिखा हुआ है J। सिंपल है। कितने कट लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 कट लग रहे हैं। ये 5 कट लगा है। ऊपर क्या लगा है, मैथिल, और नीचे क्या लगा है, CH2 CH3 यानी कि एथिल। जो चीज डैश पर लिखी हुई है, जिस तरफ लिखी हुई है, वापस सुन लो, जो चीज डैश पर लिखी हुई है, जिस तरफ लिखी हुई है उसी तरफ लिख दो। तो डैश पे किधर लिखा है B, इधर क्या लिखा है D,
इधर क्या लिखा है एफ, इधर क्या लिखा है एच, इधर क्या लिखा है जे। बाकी की जगह को जो बच रहे हैं वो से लगा, ए सी ई, यहाँ पर जी, यहाँ पर आई, ये बन गया इसका फिशर। चेक करवा लेना किसी से भी, टेंशन मत लो, यही आएगा फिशर, यही फिशर आएगा। बात समझ में? आप चाहो तो वो वाला तरीका भी अपना सकते हो, ये वाला तरीका भी अपना सकते हो। सोहर्स न्यूमान को वेट डैश में भी बदल सकते हो। जैसे एक और न्यूमान वाला एग्जांपल ले लो, इधर आओ। जैसे अगर अपन बात करें, यहाँ पर अपन ने ले लिया COH HOH और यहाँ ले लिया अपन ने HBr CH3, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको पहले तो वेट डैश में बदल लो। न्यूमान से वेट डैश बनाना सिखा रहा हूँ, न्यूमान से कैसे वेट डैश बनता है। कुछ नहीं है, ये COH लिखा हुआ है, जो चीज़ लेफ्ट में लिखी है वो डैश है, जो चीज़ राइट में लिखी है वो वेज है, जो चीज़ लेफ्ट में लिखी है वो डैश है, जो चीज़ राइट में लिखी है वो वेज है, ये मेथिल है। अब इससे आप अपना फिशर बना ही सकते थे। फिशर कैसा बनता? दो कट है, COH है, लेफ्ट में H है, राइट में OH है, लेफ्ट में H है, राइट में Br है, CH3 है। इसको घुमा लोगे 180 डिग्री से, क्योंकि COH नीचे आ रहा है, ऊपर आना चाहिए था, है ना। तो फिशर तो क्या बनना चाहिए था? फिशर जो फाइनली बनेगा बेटा वो COH यहाँ आएगा, CH3 यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, Br यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा। अगर इससे ही आ गया तो अपना तरीका सही है, नहीं आया तो गलत है। लेकिन आप फिर भी बोल रहा हूँ, सोहर्स और न्यूमान में पहले वाला तरीका लगाएंगे, वेट डैश सीधे दे दिया तो ये वाला तरीका लगाएंगे। बाकी आपके ऊपर है, कोई सा भी लगाओ, ठीक है ना। तो वही तरीका, इसको सीधा कर दो, मैं इधर से कर देता हूँ सीधा, ठीक है ना। सीधा करूँगा तो इधर तो COH आ जाएगा, इधर CH3 आ जाएगा, डैश पे H है, वेज पे OH है, फिर डैश पे H है, वेज पे Br है। बनाते हैं। कितने कट लग रहे हैं? 2 कट लग रहे हैं। ऊपर COH लिखा हुआ है, नीचे CH3 लिखा हुआ है। जो चीज़ डैश पे लिखी हुई है, जिस तरफ लिखी हुई है उस तरफ उसको लगा देंगे। H इधर की तरफ ही लगा हुआ है डैश पे, तो H इधर लिख देंगे, H इधर ही लगा हुआ है इधर लिख देंगे। बाकी की जगह जो बच रही है उससे Br और OH चेक कर लो, दोनों सही है। बोलो बोलो, दोनों सही है। क्या वेट डैश से फिशर बनाना आया? क्या सोहर्स न्यूमान से फिशर बनाना आया? फिशर के नियम समझ में आए? फिशर के नियम कायदे बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री बोर्ड के तल में घुमा सकते हैं, फ्लिपिंग अलाउ नहीं है, 90 डिग्री नहीं घुमा सकते। फिशर में वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर केवल एक होती है, क्षैतिज कितनी भी हो सकती हैं। IUPAC अंकन ऊपर से नीचे करना है। अधिकतम संख्या में कार्बन ऊर्ध्वाधर पे होने चाहिए और फिशर केवल ग्रसित रूप का बन सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पे शांतरित का भी बनाया, लेकिन बनने के बाद अगर इससे मुझे सोहर्स और न्यूमान बनाना है ना, फिशर से अगर मुझे इससे सोहर्स न्यूमान, तो ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन। उल्टा बता रहा हूँ, फिशर से अगर मुझे सोहर्स न्यूमान बनाना है तो फ्रंट कार्बन किधर होगा, लेफ्ट वाला, बैक कार्बन किधर होगा, राइट वाला। ये फ्रंट है, ये बैक है। तो मैं केवल ग्रसित बनाऊंगा, मैं शांतरित कभी नहीं बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? फ्रंट कार्बन पे मेथिल लगा है, जो चीज़ लेफ्ट में लगी है उसको लेफ्ट में लगाऊंगा, जो चीज़ राइट में लगी है उसको राइट में लगाऊंगा। फिर COH लगा हुआ है, जो चीज़ लेफ्ट में लगी है उसको लेफ्ट में, जो चीज़ राइट में लगी उसको राइट में। मैं इस फिशर से अगर मुझे सोहर्स या न्यूमान बनाना है तो मैं केवल ग्रसित ही बना सकता हूँ, ये ध्यान रख लेना। शांतरित मत बना देना कभी भी, ग्रसित ही बनाना। और ग्रसित में भी कौन सा? सीधे वाय वाला। कुछ बातें हैं, कुछ बातें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कॉपी में लिखते रहना भाई। जो पॉइंट्स बोलता रह रहा हूँ, सीधा वाय, फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन, ग्रसित का, समझ रहे हो बात को? ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिशर बनाना आ गया। अब फिशर बनाना अगर आपको आ गया, अब कुछ भी नहीं है प्रकाशीय समावता में, अब आप खेल लोगे पूरा। अब बहुत आसान है। त्रिविमीय में सोचना कठिन था। वेट डैश देख के घबराहट आती थी, न्यूमान देख के घबराहट आती थी, सोहर्स देख के घबराहट आती थी। फिशर देखने के बाद कोई घबराहट नहीं है, क्योंकि वो द्विविमीय संरचना है और हमें उसके बारे में सब कुछ पता है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिशर में खेलेंगे, अब सोहर्स न्यूमान में भी खेलेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, वेट डैश में भी सिखाऊंगा सब, लेकिन आसान हमेशा फिशर में पड़ेगा। तो सोहर्स न्यूमान और वेट डैश को फिशर में बनाना आना चाहिए। अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में आपको बताऊंगा प्रकाशीय समावता के बारे में, आगे बातें करेंगे। तब तक के लिए मज़े करो और ये एग्जाम्पल्स ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल ट्राई करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।